वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्वागत करते हैं आलोक कुमार जी का। आज हम लोग इनका इंटरव्यू लेने वाले हैं। सो बेसिकली ये इंटरव्यू रहेगा अबाउट द एमएस प्रोसेस इन इंडिया। तो जब भी बात होता है एमएस करने का, तो अपॉर्चुनिटी केवल फॉरेन में देखते हैं लोग। तो कई सारे अपॉर्चुनिटी इंडिया में भी है एमएस करने का। वेरियस आईआईटी जो है ऑफर करते हैं एमएस का डिग्री। सो उसके बारे में जानेंगे आलोक कुमार जी से। तो आइए स्वागत करते हैं आलोक कुमार जी का। तो सबसे पहले आलोक, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि आपका बैकग्राउंड क्या है, किस तरह से आपने यहाँ तक पहुँचा। क्या ये गेट के थ्रू गया या फिर गेट में आपका क्या स्कोर था यहाँ जाने के लिए, एलिजिबिलिटी क्या रहता है एमएस करने के लिए, इन सब के बारे में अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी थैंक यू आकाश आनंद फॉर इनवाइटिंग मी हियर। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे आपने बताया बिल्कुल सही कि एमएस जो होता है मेनली इंडिया में बहुत मतलब कम ही इंस्टीट्यूट है जो एमएस ऑफर करती हैं। मेनली एमटेक ऑफर किया जाता है पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। बट बहुत सारे आईआईटीज हैं जो कि एमएस ऑफर करती हैं। तो बेसिकली इफ आई टेल अबाउट माई सेल्फ, माई नेम इज आलोक कुमार, आई बिलोंग टू सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश. I completed my Bachelor's of Engineering from Lakshmi Narayan College of Technology, which is a private college in Bhopal, in 2019, with a CGPA of 8.78 from Mechanical Department. फिर उसके बाद मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया उसी साल। मैंने फोर्थ ईयर में कॉलेज के साथ गेट का। गेट बेसिकली एक एग्जाम है, गेट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, विच इज कंडक्टेड एवरी ईयर फॉर गेटिंग either job into the PSUs or getting admission for MTech or PhD into the IITs और IISc। तो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट मतलब मेरा एस्पिरेशन था आईआईटी या फिर रिसर्च में के फील्ड में जाना। तो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट गेट दिया बट माय स्कोर वाज नॉट सेटिस्फैक्टरी, सो आई अगेन प्रिपेयर्ड फॉर गेट 2020. सो on the basis of gate 2020 score, my gate 2020 rank was 2600 and my gate score in gate 2020 was 693 from mechanical department. सो उसके बेसिस पे मैंने एमटेक ज्वाइन कर लिया था IIT ISM धनबाद में। बट मैंने जैसे एमटेक कर रहा था और एक साल मैंने वहाँ पे एमटेक कंप्लीट किया, तो मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ और मैंने बहुत सारे ऐसे काम भी किए जिससे मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि मुझे रिसर्च में काफ़ी इंटरेस्ट है। तो इसलिए मैंने सोचा कि रिसर्च में अगर एंट्री करना है या फिर रिसर्च की तरफ अपना करियर बनाना है तो उसका क्या रास्ता है, मतलब स्टार्ट कहाँ से किया जा सकता है। तो मेनली बहुत सारे रास्ते हैं, बट इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए मेनली दो तीन तरीके हैं। जैसे या तो एमएस करके पीएचडी कर सकते हैं, या तो एमटेक करके पीएचडी कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट पीएचडी में इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि एमएस करके ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, क्योंकि एमएस इज काइंड ऑफ रिसर्च ओरिएंटेड कोर्स प्रोग्राम, और एमटेक जो है वो इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड प्रोग्राम होता है। जैसे एमटेक में सब्जेक्ट्स ज़्यादा पढ़ने होते हैं और रिसर्च वर्क कम रहता है, लैब से रिलेटेड या फिर प्रोजेक्ट से रिलेटेड कम रहता है। वेराज एमएस में सब्जेक्ट कम रहते हैं, सब्जेक्ट आपको कम, कोर्सेज कम करने रहते हैं, बट आपको रिसर्च वर्क ज़्यादा करना रहता है फ्रॉम द स्टार्ट। तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड मिनी पीएचडी। एमएस को मिनी पीएचडी भी कहते हैं, या फिर स्टेप टुवर्ड्स द पीएचडी कहते हैं, क्योंकि इसके बाद पीएचडी करने के मतलब लोग पीएचडी करने के लिए ज़्यादा मतलब इजी हो जाता है। तो ये भी दो मेनली साल का एमएस ही जो होता होता है, है एमटेक की तरह क्या? हाँ इसमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सिमिलर होती हैं, प्लेसमेंट से लेकर के कोर्स वर्स सब चीज़ सेम रहता है, बट इसका जो ड्यूरेशन है फिक्स नहीं है। 2 to 3 years लगता है, किसी किसी आईआईटी में 3.5 years भी लगता है, बट मेनली 2 to 3 years के बीच में कंप्लीट हो जाता है। तो अभी जो तो आपने एमएस परस्यू किया है, तो वो किस कॉलेज से किया है और इंडिया में कौन कौन से ऐसे कॉलेज है जो ये इस कोर्स को ऑफर करते हैं? इंडिया में मेनली जो ओल्ड आईआईटीज हैं, जैसे आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी राइट। दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास, हम्म। आईआईटी खड़गपुर और आईआईटी ओके। रुड़की आई थिंक किसी किसी कोर्सेज में, और राइट। आईआईटी गुवाहाटी। तो आपका तो किन ये में सब इसमें हुआ? कॉलेजेस है जो एमएस। हम्म। हाँ मेरा जो सिलेक्शन हुआ है ये दो आईआईटीज में हुआ है, एमएस हम्म। एरोस्पेस इन आईआईटी कानपुर ओके। एंड एमएस इन अप्लाइड मैकेनिक्स इन आईआईटी मद्रास। ओके। तो फाइनली आई एम गोइंग टू ज्वाइन आईआईटी मद्रास। हम्म। बट एमएस एडमिशन्स का प्रोसेस ये रहता है कि आपको उस पर्टिकुलर आईआईटी में अप्लाई करना है एमएस के लिए, जिस भी हम्म। डिपार्टमेंट में आपको एडमिशन लेना है या फिर जिस हम्म। भी डिपार्टमेंट जाना है, उस डिपार्टमेंट के वेबसाइट में जाकर के उसको अप्लाई करना पड़ेगा। फिर उसका आपका इंटरव्यू होगा। किसी किसी आईआईटी में रिटन टेस्ट भी हो सकता है, जैसे आईआईटी कानपुर में एरोस्पेस में मेरा रिटन टेस्ट हुआ था, फिर उसके बाद इंटरव्यू हुआ था। हम्म। किसी किसी आईआईटी में डायरेक्ट इंटरव्यू होता है। तो ये इन्हीं दोनों जगह मेरा सिलेक्शन हुआ। राइट। तो जब हम बात करते हैं कि इसमें आपको इंडिविजुअली अप्लाई करना पड़ता है, तो जैसे कि ये
कुछ इसका क्राइटेरिया रहता है क्या कि आप इस पर्टिकुलर मार्क रेंज में अगर आप आ रहे हो गेट के थ्रू, या फिर ये आपका स्कोर है तो ही आप अप्लाई कर सकते हो? ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन या एलिजिबिलिटी बाउंडिंग रहता है क्या? मतलब शॉर्ट लिस्टिंग एरिया रहता ही है। जैसे अगर मैं आईआईटी मद्रास, मैं सेफर साइड के लिए आपको बताऊं तो अगर आपका गेट में स्कोर, अगर मैं मैकेनिकल के लिए बता रहा हूँ, अगर आपका गेट स्कोर 650 प्लस है राइट। और आपका बीटेक का सीजीपीए 8 पॉइंट, अगर 8 सीजीपीए प्लस है तो मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि आपको, आप जहाँ से भी अप्लाई करेंगे एमएस के लिए, आपको कॉल आ जाएगा, इंटरव्यू कॉल। उसके बाद ओके। फिर उसका बस शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया रहता है। उसके बाद फिर जो भी आपका सिलेक्शन या फिर रिजेक्शन है, सारा इंटरव्यू पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है ओके। कि गेट और सीजीपीए जो कॉलेज का है उसका कुछ वेटेज जोड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ इंटरव्यू, रिटन या इंटरव्यू के बेसिस पे सिलेक्शन होता है। और ये जो गेट और राइट। सीजीपीए होता है, ये सिर्फ शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया रहता है। ओके। तो जी। जब हम बात करते हैं कि आपको इंडिविजुअली अप्लाई करना पड़ता है हर एक कॉलेज में, तो वो कॉलेज के पोर्टल पे आप अप्लाई करते हैं, या फिर उस ब्रांच, जैसे मैकेनिकल आपका है तो आप मैकेनिकल डिपार्टमेंट पे अप्लाई करते हैं, या फिर पर्टिकुलर प्रोफेसर आपने इंटरनेट पे शॉर्टलिस्ट किया और प्रोफेसर के अंडर आपने करना चाहते हैं तो उस पे अप्लाई करते हैं? तो अप्लाई अप्लाई किस तरह से किया जाता है? अप्लाई तो आपको कॉलेज का जो जो भी कॉलेज, जैसे किसी भी आईआईटी का या फिर किसी भी कॉलेज का जो सेंट्रल पोर्टल है, उसी में अप्लाई करना है। ओके। चाहे किसी राइट। पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जाकर के राइट। आप राइट। वहाँ पे अप्लाई करोगे, तो वहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स का नाम आ जाएगा, आपको गॉट जिस भी डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई करना है। इट। तो आपने जैसे कि इंटरव्यू दिया कानपुर का, और आपका शॉर्टलिस्ट हुआ था ये मद्रास में, तो इन दोनों में इंटरव्यू प्रोसेसेस जैसे आपने बताया कि किसी में रिटन भी होता है, किसी में डायरेक्ट इंटरव्यू भी होता है। तो बेसिकली जो आपका इंटरव्यू होता है वो किस साइड ओरिएंटेड होता है? किस तरह का इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जाता है, ताकि अगर कोई एस्पिरेंट्स अगर इसका प्रिपरेशन करना चाहे तो एक डायरेक्शन उनको मिल सके? हम्म। तो अगर मैं बताऊं कि आपका जो इंटरेस्ट है, आपका उसमें प्रायोरिटी पूछा जाता है, स्पेशलाइजेशन प्रायोरिटी। जैसे हर एक डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे स्पेशलाइजेशन होते हैं। जैसे राइट। एरोस्पेस में 4 स्पेशलाइजेशन होते हैं: स्ट्रक्चर, प्रोपल्सन, एरोडायनेमिक्स और एक और होता है, मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा। राइट। तो ऐसे आपको जिसमें भी इंटरेस्ट है, अब जैसे मुझे स्ट्रक्चर्स में इंटरेस्ट था, क्योंकि मैकेनिकल में कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि स्ट्रक्चर से रिलेटेड चीज़ों से डील करते थे, जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जी। थ्योरी ऑफ और मैकेनिकल। इंटरेस्ट था, पहला प्रायोरिटी स्ट्रक्चर में दिया था। और आप ओके। जो पहला प्रायोरिटी देते हो उसी पे आपका इंटरव्यू होता है। जैसे स्ट्रक्चर के लिए अलग पैनल, इंटरव्यूअर का अलग पैनल बैठेगा, प्रोपल्सन के लिए अलग इंटरव्यूअर पैनल बैठेगा फैकल्टीज का। राइट। तो आपका जो भी इंटरेस्ट है, फिर आपसे इंटरव्यू के स्टार्ट में आपसे पूछ लिया जाएगा कि आपको किन सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट है, या फिर आपने किन सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर किया है। तो आप जैसा भी आपको उनको बताओगे, तो उसके हिसाब से आपका इंटरव्यू चलेगा। वैसे ही अगर मैं मद्रास की बात करूं तो अप्लाइड मैकेनिक्स डिपार्टमेंट के अंदर तीन स्पेशलाइजेशन होते हैं: सॉलिड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स और बायोमेडिकल। तो मेरा इंटरेस्ट था सॉलिड मैकेनिक्स में। अगेन, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ मशीन, मैकेनिकल वाइब्रेशन। तो राइट। उन्होंने इंटरव्यू के पहले ही पूछ लिया था कि आपको इंटरव्यू देना है तो किस फील्ड में मतलब जाना चाहते हो। तो मैंने बोल दिया सॉलिड मैकेनिक्स। तो आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चन थे, उन्होंने उसी से रिलेटेड जो सॉलिड सब्जेक्ट्स होते हैं उनसे मैकेनिक्स। मुझसे पूछा था। राइट। तो आई थिंक ये स्टूडेंट को पहले क्लियर करना पड़ेगा कि उनको किस फील्ड में इंटरेस्ट है। और इस चीज़ को क्लियर करने के लिए उस वेबसाइट में, उस आईआईटी के पर्टिकुलर वेबसाइट, डिपार्टमेंटल वेबसाइट में जा करके उस स्पेशलाइजेशन में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं वो सब चेक कर सकते हैं। जैसे आईआईटी मद्रास में बहुत डिटेल में लिखा हुआ है कि इन सब्जेक्ट्स क्या क्या टॉपिक्स इसके अंडर आते हैं। राइट। जैसे मैकेनिकल में अगर मैं बात करूँ तो मेनली 3 फील्ड्स होते हैं: डिजाइन, थर्मल, प्रोडक्शन। तो डिजाइन के सब्जेक्ट्स वो होते हैं जो कि कंपोनेंट अभी मशीन के डिजाइन से रिलेटेड होते हैं, राइट। जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मैकेनिकल वाइब्रेशन, थ्योरी ऑफ मशीन। थर्मल वैसे सब्जेक्ट होते हैं जो कि थर्मल चीजों से डील करते हैं, जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग। प्रोडक्शन एक अलग फील्ड हो गया। तो ऐसे स्टूडेंट को पहले मतलब वो अपना आइडेंटिफाई करना पड़ेगा किस फील्ड में उनको इंटरेस्ट है। राइट। ओके। तो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, अगर मान लीजिए आपने अपना अपना एक स्ट्रीम फाइनलाइज कर लिया कि ओके आई एम गोइंग टू गिव द इंटरव्यू दिस पर्टिकुलर थिंग, सो क्वेश्चंस किस तरह के रहते हैं? क्या वो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, आपको न्यूमेरिकल दिए जाते हैं सॉल्व करने के लिए, या थ्योरी पूछा जाता है, या फिर समथिंग रिगार्डिंग योर प्रोजेक्ट पूछे जाते हैं? किस टाइप का क्वेश्चंस आपने फेस किया पर्टिकुलरली? न्यूमेरिकल तो नहीं दिए जाते हैं, ये तो sure है। हाँ, राइट। थ्योरेटिकल दिए जा सकते हैं, लॉजिकल बेस्ड दिए जा सकते हैं, और प्लस डेरिवेशंस हो सकता है, दे दे वो लोग आपको। तो ओके। वो लोग जरूरी नहीं कि आपसे एक्सपेक्ट, कोई जरूरी नहीं कि वो आपसे एक्सपेक्ट करें कि आप पूरा पूरा आंसर बता ही दोगे, बट वो लोग आपका अप्रोच चेक करते अप्रोच हैं। देखते हैं। राइट। हाँ, कि आप किसी भी जैसे आप रिसर्च में जाना चाहते हो, तो रिसर्च में कोई भी ऐसी चीज
फिक्स नहीं रहती है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं। तो आप राइट। उस फील्ड को कैसे अप्रोच कर रहे हो वो मैटर करता है, राइट। तो वो लोग आपका अप्रोच चेक करते हैं कि आप किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच कर रहे हो, तो वो लोग हिंट भी देते हैं, ऐसा नहीं कि बस क्वेश्चन दे के छोड़ राइट। दिए, राइट। हिंट भी देते हैं। तो अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ कहीं आप अटक रहे हो या फिर स्टक हो रहे हो कहीं पे, तो हिंट करेंगे, फिर आप आगे कर सकते हो। तो मुझसे जो क्वेश्चन पूछा गया था, एक तो मैं इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि बीटेक का प्रोजेक्ट जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं सारे स्टूडेंट्स को, सारे कैंडिडेट्स को रिकमेंड करूंगा कि अपने बीटेक के प्रोजेक्ट को, भले ही वो किए हो अपने से या ना किए हो, कहीं से खरीद लिए हो, बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं, तो जैसा भी हो, लेकिन वो उसको प्रिपेयर बहुत अच्छे से कर ले, उसका जितना भी डायमेंशन है सारे चीज़ों को अच्छे से पढ़ लें, उसका करंट स्टेटस क्या है, उसमें फ्यूचर स्कोप क्या है, जो भी राइट। चीज़ें हैं। क्योंकि मुझसे जितना, मैंने 4 इंटरव्यू दिया था जहाँ पे और उनमें से मेरा 2 इंटरव्यू में सिलेक्शन हुआ, तो मेरे से चारों जगह प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही गया था, क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट भी कुछ वैसा था, रिसर्च ओरिएंटेड, और अगर ना भी रहे, नॉर्मल प्रोजेक्ट भी रहे, तब भी उससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो पहला चीज़, सबसे पहला इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट तैयार करना। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है अपना सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना। और तीसरा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कि वैसे जो एचआर क्वेश्चन नॉर्मली कॉर्पोरेट्स में पूछे जाते हैं, वो यहाँ पे नहीं पूछा जाता है। यहाँ पे मेनली टेक्निकल इंटरव्यू ही होता है, तो यहाँ पे एचआर क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। और अगर मैं, मुझसे क्या क्वेश्चन पूछा गया था, तो सबसे मेजर पोर्शन हर एक इंटरव्यू में मेरा प्रोजेक्ट का रहता था। तो प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते थे, मेरा बेसिकली कंपोजिट मटेरियल से कोई प्रोजेक्ट था एक रिलेटेड, तो कंपोजिट से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं, जितनी भी थ्योरी हैं, सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें पूछी गई। फिर उसके बाद जो मैंने सब्जेक्ट प्रिपेयर किया था, उससे क्वेश्चन पूछा गया। तो जनरली ऐसा होता है कि हम लोग गेट के लिए जो चीज़ें पढ़ते, जैसे गेट में तो हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो कई बार हम लोग होता है कि किसी के कॉन्सेप्ट को उतना डेप्थ में जाके नहीं पढ़े होते हैं, बट उसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं स्टूडेंट को रिकमेंड करूंगा कि जब वो थ्योरी पढ़ें, इंटरव्यू के लिए जब तैयारी करें, तो उन चीज़ों को अच्छे से ध्यान दे के पढ़े, जहाँ जो चीज़ें कॉन्सेप्चुअल हैं, जो एकदम थ्योरेटिकल है उससे उतना दिक्कत नहीं है। जो कॉन्सेप्चुअल है, जिसके लिए गेट में आप बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं की हो, उसको अच्छे से आप पढ़ें, और उसको किसी भी सोर्स से, जहाँ इंटरव्यू में बहुत सारे चैनल जहाँ पे और गूगल में भी हैं। तो वो सब बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन मैच कर जाता है, सेम ही क्वेश्चन पूछ दिया है, फिर उससे मिलता जुलता क्वेश्चन पूछ दिया, तो आप उसको अच्छे से टैकल कर पाते हो। राइट। और ये सब क्वेश्चन है जो मुझे लगता है कि इन चीज़ों पे स्टूडेंट अगर फोकस करे तो हो जाएगा। और ऑल ऑन एन एवरेज लगभग 15 to 20 मिनट्स इंटरव्यू चलता है एक एमएस किसी भी आईआईटी का, ऑन एन एवरेज 15 to 20 मिनट। तो जैसा आपने बताया कि आपने आईएसएम धनबाद में ऑलरेडी आप एमटेक कर रहे थे, एंड देन यू रियलाइज्ड कि आपका इंटरेस्ट जो है रिसर्च ओरिएंटेड है। फिर आपने एमएस के लिए पता किया और उसमें अप्लाई किया। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि मीन्स ऐसा क्या हुआ आईएसएम धनबाद में कि आपको ये रियलाइज हुआ कि नहीं, आईएसएम धनबाद नहीं, मेरे को एमएस करना है किसी दूसरे आईआईटी से। तो ताकि अगर कैंडिडेट को पहले से अगर ये पता रहे कि ओके मीन्स अगर वो एडमिशन ले रहे हैं तो काफ़ी प्रोसेस और काफ़ी टाइम उनका जा रहा है, और फिर बाद में अगर वो दूसरे आईआईटी में जा रहे हैं तो ऑलरेडी जो कुछ प्रीवियस आईआईटी में वो टाइम जो दिए वो यूज़ नहीं हो पाता। तो अगर इंडिविजुअल को पहले ही पता रहे कि ओके मेरा इंटरेस्ट इसमें लाइक करता है या इसमें नहीं लाइक करता है, तो वो कैसे पहले से ही ये बात को जान सके, ताकि वो डायरेक्ट उसी में अप्लाई करे जहाँ पे उनका इंटरेस्ट लाइक करता है और उसी में स्टार्ट कर दे, ना कि किसी और में जाके फिर कुछ टाइम उनका वेस्ट जाए या फिर किसी और सोर्सेज में उनका टाइम व्यर्थ जाए। इसके लिए तो मैं कहना चाहूँगा कि आपको चीज़ों को एक्सप्लोर करना ज़रूरी है। मैंने जब राइट। एक साल में जब एमटेक कर रहा था धनबाद में, तो मैंने काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर की, कई इंटर्नशिप्स किए, और कई जगह ऐसे मतलब कुछ कुछ काम किए जिससे मुझे ऐसा लगा, कुछ कुछ फील्ड मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, जिसके बेसिस से मुझे लगता था कि इसमें मतलब मुझे अगर स्टडी करने का मौका मिले तो मैं बिल्कुल करना चाहूँगा। तो अगर स्टूडेंट्स के दिमाग में अगर ऐसा कुछ है, कोई फील्ड है या फिर कोई चीज़ें हैं जिनमें उनको बहुत इंटरेस्टिंग लगता है पढ़ना, और वो उस चीज़ में करियर परस्यू करना चाहते हैं अपना, तो बेशक वो रिसर्च में जा सकते हैं। उसमें काफ़ी अच्छा मतलब स्कोप है, और प्लस इंडिया में और भी ज़्यादा है, क्योंकि उसका मतलब डिमांड है, बट उतना सप्लाई नहीं है इंडिया में राइट। रिसर्च स्कॉलर्स का या फिर पीएचडी स्कॉलर्स का। जी। तो इसलिए आपको मतलब अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा कि आपको किसी फील्ड में इंटरेस्ट है, और अगर उस इंटरेस्ट है तो आप किस मतलब उसमें उसको पढ़ने के लिए आप कितना इंटरेस्टेड हो, या फिर उसमें आप काम करने के लिए, जैसे बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारे कंडीशन होते हैं, जैसे फाइनेंशियल कंडीशन किसी का हो गया उतना अच्छा नहीं होता है, फिर फैमिली बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं होता है, या फिर उनके कुछ और एम्स होते हैं, कुछ और गोल्स होते हैं लाइफ में, तो उनको वो खुद डिसाइड करना पड़ेगा। मतलब पर्सनल चॉइस है। मतलब मैंने जो ये किया था एक साल एमटेक कोर्स में, कि मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर की थी,
और स्पेशली मुझे फ़ायदा ये मिला था धनबाद में जाने का कि मैं जब जिस डिपार्टमेंट में था वहाँ पे प्रोफेसर्स में इससे मैं बात करता था, तो वो लोग भी मुझे काफ़ी एनकरेज करते थे कि हाँ, रिसर्च में मतलब ये किया जा सकता है, इसमें अभी भी मतलब काफ़ी डेवलपमेंट होने के स्कोप हैं। तो राइट। उनसे मुझे बहुत आइडिया मिलता था। मैं सीनियर लोग से पूछता था जो पास आउट हो चुके हैं या फिर जो करंटली वहाँ पे पढ़ रहे हैं, पीएचडी के सीनियर्स या फिर एमटेक के सीनियर्स, उनसे बात किया करता था। तो वो लोग बताते थे कि उनका क्या फ्यूचर प्लान है और अगर मुझे उस में करना है तो मैं कैसे उस फील्ड में अपना करियर बना सकता हूँ, कैसे मुझे कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों ने बताया। प्लस लास्ट ईयर ही मेरे एक दोस्त ने एक वेल रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन आईआईटी दिल्ली में उसने एमएस ज्वाइन किया था, तो उससे भी मुझे मतलब मेरा रेगुलर इंटरेक्शन होता था, तो वो भी मुझे बताता था बहुत सारी चीज़ें। तो ऐसे मतलब मैंने बहुत सारे लोगों से पता होता किया पूछा। तो आपको बेसिकली एक्टिव रहना पड़ेगा, प्लस चीज़ों को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। राइट। जब तक आप एक्सप्लोर नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग अभी तक गेट वेट की तैयारी करते आए हैं या फिर स्टूडेंट लोग बहुत कंपटीशन में लगे रहते हैं, तो हो सकता है उनको रियलाइज ना होता, क्योंकि हाँ थियोरेटिकल चीज़ें पढ़ जी। पढ़ के उतनी चीज़ें नहीं पता चल पाती हैं। आपको अगर नया चीज़ें जानना है तो लोगों से पूछना ही पड़ेगा, लोगों से थोड़ा बात करना पड़ेगा। तो आई थिंक अगर एक्सप्लोर करने के बाद एक्टिव है तो फिर उसको upgrade हो जाए पहले। राइट। तो बेसिकली स्टूडेंट्स को सेल्फ रियलाइज होना चाहिए कि उनका इंटरेस्ट कहाँ लाइक करता है और फिर उसी पैशन को फॉलो करना चाहिए। राइट। ओके, करेक्ट। सो जब हम बात करते हैं एमटेक का, तो एक चीज आती है स्टाइपेंड को। तो स्टाइपेंड एक गवर्नमेंट ने पर्टिकुलर मंथ हर एमटेक वाले को एक स्टाइपेंड एलोकेट किया हुआ है इफ इज गेट क्वालिफाइड। तो ऐसा कुछ स्टाइपेंड एमएस के लिए भी है या नहीं? हाँ, एमएस में भी उतना ही स्टाइपेंड मिलता है, 12,400 पर मंथ, राइट। जितना एमटेक में मिलता है। ओके। अब डिपेंड करता है, हो सकता है किसी किसी एमएस में आपको डायरेक्ट प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व कर दें, तो हम्म। प्रोजेक्ट का जो अमाउंट होता है उसमें से आपको फिर स्टाइपेंड मिलता है। तो हो सकता है आपको थोड़ा ज़्यादा मिल जाए किसी किसी आईआईटी में। वो प्रोफेसर पे डिपेंड करता है कि उस प्रोफेसर के ओके। अंडर में कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि जिस प्रोजेक्ट में आपको इन्वॉल्व करना चाह रहा है वो, तो हम्म। आपको स्टाइपेंड पे बढ़ा करके देगा वो। राइट। तो वो पूरा, लेकिन हाँ, 12,400 मिनिमम तो मिलता ही है वो एमएचआरडी की तरफ से, एमएस वालों को भी एमटेक वालों को भी। तो जी। होपफुली ये क्वेश्चन से काफ़ी हेल्पफुल करेंगे हमारे जूनियर्स को, कैंडिडेट को जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, फ्यू वर्ड्स फॉर द जूनियर। क्या आप उनको गाइड करेंगे, क्या उनको सजेशन देंगे जो लोग गेट को अपियर करने वाले हैं या जो जिन्होंने गेट अपियर किया है बट सेटिस्फैक्ट्री मार्क्स नहीं रहे हैं, तो उनके लिए क्या आपका सजेशन रहेगा? मेरा तो सजेशन ये है कि सबसे पहले वो गेट पे फोकस करें। ठीक है। सबसे पहले गेट में अच्छा परफॉर्म करने का पूरा पूरा ट्राई करें, पूरा क्योंकि उसमें जी जान अभी लगा के तैयार। लास्ट 2 ईयर का ट्रेंड देख रहे हैं या 3 ईयर का ट्रेंड देख रहे हैं, तो पीएसयू में जॉब भी काफी कम आ रहा है, तो कैंडिडेट जो है काफी डिमोटिवेटेड फील करते हैं। हम्म। तो देखिए, मैं ऐसा करना चाहूंगा कि डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। आप पहले प्रिपेयर करो अच्छा गेट, सिर्फ आप टारगेट रखो पहले कि अब मुझे अच्छा गेट स्कोर लाना है। हम्म। आप अगर अच्छा गेट स्कोर ले आते हो तो भले आपका पीएसयू में ना हो, अगर आपका पीएसयू में जाना एस्पिरेशन ही है, तो वो तो देखिए आपके हाथ में नहीं है कि वैकेंसी आ रही है नहीं आ रही है, बट आपके हाथ में मेहनत करना। आप अगर अच्छा परफॉर्म करते हो तो फिर डेफिनेटली वो चीज़ आपको मिलेगी। उसके बाद भी अगर आपको अनफॉर्चुनेटली अगर वो चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, तो आईआईटीज़ में भी या फिर एमएस या फिर एनआईटीज़ में भी एमएस एमटेक ये सब करने के बाद भी बहुत अच्छे अच्छे स्कोप है, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता। जो कि मुझे भी, जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तब भी मुझे नहीं पता था। जब मैं एक साल धनबाद में रुका या फिर लोगों से, बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट किया, तब पता चला कि कोई फॉरेन से पीएचडी कर रहा है, जो कि विच इज़ अ फार बेटर ऑप्शन देन जस्ट वर्किंग इन अ पीएसयू। हम्म। और बहुत सारे लोग ऐसा भी कर रहे हैं जो डायरेक्ट पीएचडी ले लिए हैं और साथ में कुछ और काम अपना कर रहे हैं। फिर एमएस, अगर एमटेक या फिर एमएस साथ में आईआईटी में कर रहे हैं, तो उनका बाद उसके बाद उसका प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छी जगह हो रहा है, बड़े बड़े मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में। तो वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो आई थिंक हम लोग को बहुत सारी चीज़ें पहले से पता नहीं होती हैं। हम लोग को बस पता है कि बस पीएसयू मिल जाए, जॉब मिल जाए, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, तो सब सेट हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, लाइफ वहाँ खत्म नहीं होती है। अगर नहीं भी मिले तो आप इन सब चीज़ों के लिए, और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि बहुत कम गेट स्कोर पे भी वो लोग अच्छे अच्छे आईआईटीज़ में एमएस को, मतलब एमएस डिग्री के लिए अप्लाई हम्म। करते हैं, और वो फिर इंटरव्यू को कन्वर्ट भी कर लेते हैं। क्योंकि एग्जाम के लिए तैयारी करना और इंटरव्यू के लिए तैयारी करना इज़ वे टू डिफरेंट। राइट। मतलब दोनों का अप्रोच में काफ़ी डिफरेंस होता है। आप एग्जाम के लिए तैयारी करते हो, न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, आपको टाइम पे ध्यान देना है। आप लेकिन इंटरव्यू के लिए तैयारी करते हो तो आपको कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि वहाँ पे न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा आपसे, तो राइट। आप कॉन्सेप्ट को कैसे एक्सप्लेन कर पा रहे हो। तो मेरा यही स्टूडेंट्स है कि मतलब जो रिकमेंडेशन है ये है कि स्टूडेंट सबसे पहले अपने गेट को फोकस करें बहुत अच्छे से। गेट एग्जाम एक बार हो जाए, फिर अपने प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से तैयार करें।
ऑब्वियसली बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि भूल जाते हैं अपने प्रोजेक्ट को, या फिर बहुत सी चीज़ें भूल जाते हैं, तो उसको तैयार रखें। फिर उसके बाद जो बहुत सारे वेरियस जगह अप्लाई करें, अप्लाई करने में कोई कमी ना करें। आपको कहीं जी। भी लग रहा है कि हाँ आपको तो ये चीज़ अच्छा है, तो बिल्कुल अप्लाई करें, अप्लाई करने में कोई कमी नहीं है। फिर आप अपने से देख लीजिए कि आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है या फिर नॉर्मल एक सिर्फ जॉब में इंटरेस्ट है, तो उसके बेसिस पे आप एमटेक में जाना है कि एमएस में जाना है या पीएचडी में जाना है, वो पर्सनल चॉइस है। बट मेरा तो यही एडवाइस है। तो और हाँ, अगर आप इंटरव्यूज के लिए तैयारी कर रहे हैं, बस एक लास्ट बात, अगर आप इंटरव्यूज के लिए तैयारी कर रहे हैं तो फिर प्रीवियस इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस जरूर देखिए। जैसे कि आपने भी अपने चैनल में बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू डाल रखा है, प्रैक्टिकल इंटरव्यू एक्सपीरियंस, वैसे इंटरव्यूज को जरूर देखिए, वो वीडियोस को, क्योंकि उससे एक प्रैक्टिकल आइडिया लगता है कि आखिर क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं। एक क्या डायरेक्शन मतलब मिलता है ऐसा होता है प्रिपरेशन कि को। बिल्कुल एक गाइडेंस मिलता है, एक डायरेक्शन मिलता है। क्योंकि कई बार हमें पढ़ते पढ़ते नहीं समझ में आता कि इससे क्वेश्चन कैसे फ्रेम किया जा सकता है, लेकिन आप रियल इंटरव्यू एक्सपीरियंस देखें तो आपको पता चलेगा कि हाँ इससे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप आपके चैनल में जैसे वीडियोस हैं वो सब वैसे वीडियोस देखें, यहीं पे वीडियो या फिर कोरा में कोई बहुत सारे इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस अपलोडेड हैं, वो सब देखें। तो आई थिंक मतलब ये एडवाइस है, अगर इनको फॉलो किया जाए तो स्टूडेंट मतलब अपने करियर में बूस्ट कर सकते हैं। So yeah, very nice of you, Alok, for explaining so deeply about the processes. So hopefully जो भी कैंडिडेट है, एस्पायरिंग कैंडिडेट, उनको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको इसके रिगार्डिंग और भी कोई डाउट्स होता है तो कृपया कमेंट सेक्शन में लिखें। आई विल मेक श्योर कि आलोक से मैं आंसर लेके उसका रिप्लाई करूँ, या डायरेक्ट आलोक को मैं पिंग करूँ उसका रिप्लाई करने के लिए। सो दैट्स इट। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू आकाश।